शाहजहांपुर में एक सिरफिरे आशिक की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है। लड़की से एक तरफा प्यार में दीवाना अनुज वर्मा ने लड़की पर दबाव बनाने के लिए अपने ही अपहरण का नाटक रच दिया। अर्जुन वर्मा 1 महीने पहले 17 अप्रैल को घर से अचानक से लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 3 टीम गठित की है और इस सिरफिरे दीवाने को सर्विलांस की मदद से बरामद कर लिया है और पुलिस अब इस आशिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मेरा लड़का 17 अप्रैल को शाम 9 बजे गायब हो गया था और मैं थाने कोतवाली चौक आए थे तो मेरा यहाँ गुमशुदगी मुकदमा लिखा गया और फिर बाद में हम वहाँ गए थे EFC साहब के पास तो उनने मेरा मुकदमा लिखा और मेरा लड़का बरामद करके दिया शाहजहांपुर पुलिस ने और EFC साहब ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बरेली में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक मुजाहिद ने नाम बदलकर एक नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस ने उसे छात्रा के साथ में होटल से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नाबालिग छात्रा ने उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है। आज प्रातः लगभग 9:15 बजे करीब एक पीड़िता जो 16 वर्षीय नाबालिग है उनके द्वारा आके एक तहरीर दी गई जिसमें एक मुजाहिद नामक युवक के द्वारा उनसे दुष्कर्म किए जाने की शिकायत की गई है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नीट पेपर लीक केस में मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे से आरोपी पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ है। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था कुलकर्णी। पीवी कुलकर्णी की प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी और पुणे में केमिस्ट्री का लेक्चरर है कुलकर्णी। नीट पेपर लीक केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब मास्टरमाइंड भी गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अब देखिए सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी कर रही है, जांच भी कर रही है और साथ ही नीट के एग्जाम की दूसरी तरफ डेट भी अनाउंस कर दी गई है। तो केमिस्ट्री का लेक्चरर बताया जा रहा है। इसके अलावा पेपर से जुड़ी जानकारी इस तक कैसे पहुंची, कैसे इसने पेपर लीक किया, इन तमाम सवालों के जवाब सीबीआई अभी जुटा रही है। तो फिलहाल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ स्टूडेंट्स में काफी नाराजगी भी थी, लेकिन अब डेट भी घोषित कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिसने पेपर लीक किया है, उसे भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो नीट परीक्षा की जो प्रक्रिया है उससे कुलकर्णी जुड़ा हुआ था। तो टेलीग्राम के जरिए नीट का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, उसको लीक किया गया था और अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ और लोगों के भी इन्वॉल्व होने की जानकारी मिल रही है, जिस पर अभी सीबीआई जांच कर रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया और अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए जब गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम ले जा रही थी। केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट पेपर की जो प्रक्रिया है उससे भी जुड़ा हुआ था पीवी कुलकर्णी। देखिए, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है जो पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि पेपर कहां-कहां तक लीक हुआ था, कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या इससे पहले भी जो पेपर लीक हुए हैं उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो पीवी कुलकर्णी की प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी और ये पहुंच कैसे बनी है, अब इस एंगल पर भी जांच की जा रही है।
तो इससे पहले भी 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनको रिमांड पर लिया गया था। आज एक और गिरफ्तारी हो गई है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने गली में खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। गाड़ी पर लाठी डंडे मारने का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानी थाना क्षेत्र में रामपुर पावटी गांव में एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें कुछ जो है बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा एक गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है। तत्काल संज्ञान लिया गया है, तो फुटेज को इसमें सुरक्षित किया गया है। इसमें थाना जानी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, और जो भी इसमें बाइक सवार लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में पेट्रोल पंप कर्मी से 20,000 रुपए की ठगी की गई है। आरोप के मुताबिक नकली यूपीआई पेमेंट दिखाकर ठगी की गई। आरोपी युवक ने ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही थी और फिर कैश मांगा। यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट देखकर पेट्रोल पंप कर्मी ने पेमेंट कर दिया। पेमेंट लेकर युवक चला गया, लेकिन पेट्रोल पंप के खाते में कोई भी रकम नहीं आई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। रामपुर में पुलिस ने 75,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी वाहिद रामपुर और मोहम्मद हुसैन मुरादाबाद का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी नकली नोटों के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। आरोपियों को नकली नोट उपलब्ध कराने वाला शख्स पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। एटीएस कस्टडी रिमांड के दौरान संदिग्ध आतंकियों दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा को बाराबंकी और कुशीनगर ले जा सकती है। माना जा रहा है कि इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों और असला सप्लायर की जानकारी एटीएस को मिल गई है। कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही कुछ अहम बरामदगी भी हो सकती है और पूछताछ में पता चला है कि दानियाल अशरफ ने नवी मुंबई में संघ कार्यालय और मुंबई के एक थाने की रेकी की थी और कुछ पुलिसकर्मियों के वीडियो हैंडलर को भी भेज दिए गए थे। बाराबंकी का रहने वाला दानियाल अशरफ बीते कुछ समय से मुंबई की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहीं कुशीनगर का कृष्णा मिश्रा पानीपत में एक जीन्स बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा था। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर कृष्णा मिश्रा ने पंजाब में बीएसएफ के एक दफ्तर की रेकी की है। फौज, पैरामिलिट्री और हिंदूवादी दलों के दफ्तर संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर थे। ये बात एटीएस की कस्टडी रिमांड में दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा से पूछताछ के बाद सामने आई है। बाराबंकी का दानियाल अशरफ बीते कुछ समय से मुंबई की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था। कपड़ों पर कढ़ाई और उस पर नगीने जड़ने का काम दानियाल अशरफ कर रहा था, लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तानी हैंडलर्स और वहां के गैंगस्टर्स के संपर्क में आ गया। सीतापुर में जीजा ने साले की हत्या कर दी है। आरोप के मुताबिक वो साले को बहला फुसलाकर घर ले गया था। युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है और 3 दिन से लापता साले का शव बरामद हुआ है। परिवार वालों ने दामाद पर हत्या करने का आरोप लगाया और पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रहता था पिछले 2-3 महीने से रमेश अपने ससुराल में ही रह रहा था। दिनांक 13/5/2026 को सूरज अपने जीजा रमेश के साथ में बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा था। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि रमेश के द्वारा ही सूरज की हत्या की गई है। इस संबंध में परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर हापुड़ में भी जीजा ने अपने दोस्त के साथ में मिलकर साले की हत्या कर दी है। आरोप के मुताबिक ससुर की जमीन के लालच में जीजा ने अपने दोस्त उदयवीर के साथ में मिलकर उसकी हत्या की थी। आपको बता दें कि 12 मई को बुलंदशहर के रहने वाले शिव कुमार का शव नाले में मिला था। शव के पास ही मृतक की बुलेट बाइक भी मिली थी। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के जीजा पर शक हुआ और उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो विनय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार विनय ने अपने दोस्त उदयवीर के साथ में मिलकर शिव कुमार का गला घोंटकर हत्या की थी और शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की।
कि मृतक शिव कुमार की हत्या उसी के जीजा विनय कुमार नागर निवासी बाबूगढ़ ने की और उसमें उसका दोस्त उदयवीर उर्फ उदेश गुजर निवासी हापुड़ भी शामिल था। इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से शिव कुमार को बुलाया और उसके साथ ये घटना कारित करी। इनका उद्देश्य ये था कि जो इनके ससुर की भूमि है करीब 16-17 बीघे वो इन्हें मिल जाएगी अगर उनके इकलौते पुत्र शिव कुमार की हत्या हो जाती है। गोरखपुर में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री गंगा निषाद और उसके भाई के बीच में हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ। दोनों के बीच में मारपीट के दौरान पत्थरबाजी भी हुई थी। पथराव में पूर्व मंत्री गंगा निषाद के सिर में चोट लगी और गंगा निषाद गंभीर रूप से घायल हो गया। गंगा निषाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पानी की निकासी को लेकर पड़ोस में रहने वाले भाई और उसके बेटे से पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का विवाद था। इसी विवाद में आज मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों तरफ से मिली तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। मामला गुलरिया थाना क्षेत्र के कुठन गांव का है। रायबरेली में शारदा नहर में 3 अज्ञात शव मिले हैं और बछरावा थाना क्षेत्र के मलपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर राहगीरों ने नहर में शव देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों के शव को बाहर निकलवाया। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस शवों की पहचान कराने में जुटी है। थाना बछरावा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि शारदा नहर के अंदर 3 शव बहते हुए आ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पीआरबी तथा थाने की फोर्स पहुंची। उन तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तीनों शव अज्ञात हैं जिनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। तीनों शवों का पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उसके उपरांत पीएम कराया जाएगा एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में जिम संचालक को गोली मारी गई है। गोली मारने का आरोप जिम संचालक के दोस्त पर है। गोली मारने के बाद में आरोपी फरार हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश में गोली मारी गई है। मामला मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का है, जहां पर राहुल नाम के शख्स को सुमित ने गोली मार दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। देखिए, कल देर रात्रि ये सूचना प्राप्त हुई थी। गणपति विहार जो थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक जिम संचालक जिसका नाम राहुल सैफी सुल्तान और जो अपने जिम के टेरेस पे अपने मित्र जो इसका नाम है सुमित गुज्जर, जो मवी दोराला का रहने वाला है, ये दोनों अपने उस जिम के टेरेस पे खड़े थे। तभी एक अवैध हत्या द्वारा सुमित गुज्जर के हाथ में जो था उससे फायर हुआ, जिसमें राहुल सैफी जो है उसके हाथ में गोली लगी और चोटिल हुआ। तुरंत पीड़ित को अस्पताल भर्ती करा गया है और सुमित गुज्जर जो है इसको पुलिस ने एकदम हरकत में आते हुए गिरफ्तारी की गई है। हम खड़े हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर, जहां पर सुल्तान फिटनेस जिम है और इसी जिम को चलाने वाले राहुल और सुल्तान को गोली मार दी गई। उसके हाथ में गोली लगी है। राहुल की माने तो राहुल ने बताया कि उसके ही एक साथी सुमित ने उस पर गोली चलाई है और वो भी केवल इसलिए कि उसकी पुरानी रंजिश थी। मैं आपको दिखा सकता हूं, आइए जिम के अंदर ही चलते हैं कि जहां पर खून के निशान भी है। यहां पर आप देख सकते हैं ये खून के निशान है, खून के धब्बे पड़े हुए हैं और यहीं से राहुल इसी जीने से उतरते हुए आया था और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। राहुल फिलहाल अस्पताल में है और जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल गोड़ धोइया नाले का निरीक्षण किया है और विकास कार्यों का जायजा भी लिया, जिसके बाद में सीएम योगी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर आज ईज ऑफ लिविंग का मॉडल बन चुका है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए गोरखपुर की ये 2 तस्वीरें, इसके बाद पे ये 3 तस्वीरें आप देखिए। नाले का निरीक्षण किया है, एसटीपी का जायजा भी लिया मुख्यमंत्री ने और बच्चों से मुलाकात भी की। उनको दुलार करते हुए भी सीएम नजर आए। इनका काम 14 किलोमीटर पूरा हो गया है। लगभग 4 किलोमीटर बाकी है, जो उसको अभी अगले 1 महीने के अंदर उस कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा।
ये अपने आप में एक मॉडल होगा एक मृत नाले को पुनर्जीवित करने का। सिटी के अंदर की एक बड़ी आबादी को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए जो एक शासन का दायित्व बनता है, स्थानीय निकाय का दायित्व बनता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गोरखपुर महानगर एक बड़ी लकीर खींचने जा रहा है और वह कार्य हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। आज मैंने इसका निरीक्षण किया है। दोनों एसटीपी 38 MLD और 61 MLD के जो 2 STP लगे हैं, दोनों यहाँ पे कार्यरत क्रियाशील हो चुकी हैं। नाला पूरी तरह बन करके क्रियाशील हो चुका है। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर बीजेपी महानगर के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें शहर के विकास और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मां और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जनों की अहम भूमिका रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें कार्यक्रम के दौरान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर तरफ जय श्री राम की गूंज है। महराजगंज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो वहीं इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई जबरन नहीं कर सकता है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में कब्रिस्तान बनते थे, आज मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता है, कोई जबरन आपके साथ नहीं कर सकता है, और बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है, और गौ माता की भी कोई हत्या करने का दुस्साहस अब नहीं कर सकता है। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नीट पेपर लीक मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के चलते कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस से आगे बढ़ने में सफल नहीं हो सके। आयोजित की गई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के बाद आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में भी बड़े स्तर पर कांग्रेस के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोगों ने पुतला फूका और साथ ही साथ लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग है? नीट पेपर पिछली बार कई सालों से लीक हो रहा है। एनटीए हमेशा ये संस्था पेपर कराती है, क्या 2 सालों में इनके कान में जूं नहीं रहेगा? और क्या इन्होंने एनटीए को बैन क्यों नहीं किया? बीजेपी के राजस्थान के नेता इस पूरे पेपर लीक मामले में संलिप्त हैं। उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा कि हम तो एक छोटे नेता हैं, इसमें कई बड़े मगरमच्छ हैं, उनको अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा। बीजेपी की पूरी तरह से इस पेपर लीक मामले में संलिप्त है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं एनटीए को बैन करो, धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दें। आप ये बताइए 10 साल में 80 से ज्यादा परीक्षा लीक हुई है, उसका जवाबदेह कौन है? जो एनटीए का डीजी था सुबोध कुमार सिंह, आज वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया छत्तीसगढ़ का, जिसको सस्पेंड करना चाहिए, उसको प्रमोशन किया जा रहा है। ये सब सरकार भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है। नीट पेपर लीक को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नीट पेपर लीक मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पेपर लीक से नाराज छात्रों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करने लगे, जिसके बाद में पुलिस और छात्रों के बीच में हल्की झड़प भी हो गई। स्थिति बिगड़ती देखकर पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया।
मुद्दा है, किस बात पर आप लोग खड़े हैं? देखिए, नीट पेपर लीक का मुद्दा है और ये सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है। इस तरह जितने अब तक करीब 10 सालों में 70 से 90 पेपर लीक हो चुके हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है इस पेपर लीक को लेकर। तो ये देखिए, आप तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नीट पेपर को लेकर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है जो कि उनको रोकने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एकजुट हो गए हैं। और लखनऊ से खबर है, जहां पर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। प्रतीक यादव ने अपनी बेटियों के नाम संपत्ति की है। प्रतीक की मौत से पहले ही बेटियों के नाम पर वसीयत कर दी थी। अपर्णा यादव से विवाद के बाद में प्रतीक यादव ने बेटियों के नाम पर संपत्ति की थी। लखनऊ की 22 बीघा कृषि भूमि समेत कई चल अचल संपत्ति बेटियों के नाम की थी। बेटियां भी 27 वर्ष तक नहीं बेच सकेंगी अपनी संपत्ति। 27 वर्ष से पहले बेटियां भी अपनी संपत्ति को बेच या फिर हस्तांतरित नहीं कर सकती हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतीक यादव ने पहले ही अपनी बेटियों के नाम पर चल अचल संपत्ति कर दी थी और बेटियां भी 27 साल तक इस संपत्ति को ना तो ट्रांसफर कर सकती हैं और ना ही बेच सकती हैं। तो कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक यादव का निधन हो गया था, लेकिन सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मरने से पहले ही प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम पे कर दी थी। ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव सिंह जुड़ गए हैं। राजीव, ये बहुत बड़ी खबर है कि मरने से पहले ही प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम पर कर दी थी। काफी दिनों से बीमार भी चल रहे थे। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? कौन कौन सी जमीन है जो बेटियों के नाम की गई है? अब देखिए, यकीनन जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके मुताबिक प्रतीक यादव ने बीते दिनों जब अपर्णा यादव से विवाद हुआ उसके बाद ही उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति जो है वो अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। इस दौरान न सिर्फ संपत्तियां नाम की बल्कि इस एक शर्त भी रखी गई थी, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है वसीयतनामा में कि ये दोनों बेटियां भी अपनी संपत्ति 27 वर्ष की उम्र तक न तो बेच सकती है और न किसी को ट्रांसफर कर सकती हैं। इसका मकसद यही था कि कहीं कोई इनको बहला फुसला कर ये संपत्तियां अपने नाम न कर सके, जिसके कारण ये शर्त रखी गई। बताया ये जाता है कि प्रतीक यादव की जो लखनऊ में 22 बीघा की कृषि भूमि जमीन थी और उसके साथ ही कई बिल्डिंग्स और जो अन्य प्रॉपर्टी थी, वो सभी प्रॉपर्टियां जो हैं वो दोनों बेटियों के नाम की गई हैं ताकि वो प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। इसको लेकर पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि ये उस वक्त किया गया था जब भी बीते दिनों प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के व्यवहार को लेकर नाराजगी भी जताई थी और एक वीडियो भी जारी किया था। उसी दौरान प्रतीक यादव ने अपनी वसीयत में इस बात का जिक्र किया था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी चल अचल संपत्ति मेरे बेटियों के नाम होगी और 27 वर्ष तक वो बेटियां भी न तो इसे बेच सकेंगी और न किसी को ट्रांसफर कर सकेंगी। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव आपका।